हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष हतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी चल रही है। अभी सिलेबस में जो चेंज हुआ तो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, बजट, बजटिंग, बजट कमिटी, इस तरह का एक टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यू के थ्रू इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ठीक है। एमसीक्यू आने से पहले मैं मोटे तौर पे बता दूं कि आपके बजट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक बजट है जो अपन टाइम के बेसिस पर बनाते हैं, उसमें 3 टाइम है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करंट बजट्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन आते जाएंगे। लॉन्ग टर्म बजट जनरली लोग कहते हैं 3 साल से 10 साल के दिमाग में रख के हम बनाते हैं, या मोटे तौर पे 1 साल से ज़्यादा की अवधि को दिमाग में रख के अपन बनाते हैं। बजट फ्यूचर में जो हम करने जा रहे हैं उसको हम संख्या में व्यक्त करते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। अभी चैप्टर खुलता जाएगा। शॉर्ट टर्म बजट यानी अगले 12 महीने के अंदर जो हम करने वाले हैं उसका बजट, और करंट बजट तो बिल्कुल मतलब जो हमारे पास सिचुएशन आ रखी है उस मौके पे बनाया गया बजट। ये हुआ टाइम के बेसिस पे। दूसरा है फंक्शंस के बेसिस पे। अगर फंक्शन के बेसिस पे जाओगे तो इसमें एक है आपका ऑपरेटिंग बजट, एक है फाइनेंशियल बजट और एक है उसका समरी, मास्टर बजट। ठीक है, ऑपरेटिंग बजट आगे फर्दर डिवाइड करें तो मटेरियल बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट क्या होते हैं ये बिल्कुल अभी आता जाएगा। फाइनेंस बजट को उन्होंने निकाला नहीं है, पर फाइनेंस बजट में आपका आ जाता है कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट वगैरह। मास्टर बजट समरी बजट होता है। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे कहें, लोचशीलता के आधार पे कहें, तो एक होता है फिक्स्ड या स्टैटिक बजट और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। 3 टर्म्स और सुन लो, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। बजट क्या है? जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, जो भी अपने आपको टारगेट्स अचीव करने हैं उसके लिए जो आप एक्शंस लेने वाले हो, उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं अंदाजे के बेसिस पे। अच्छा, बजटिंग क्या होती है? जब हम बजट बनाते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है वो बजटिंग है। तो बजटिंग मतलब बजट बनाने की कला है। अच्छा, बजटरी कंट्रोल क्या है? हम कंट्रोल करना चाहते हैं बजट्स के थ्रू। बजट मतलब हम पहले ही टारगेट सेट कर देंगे ताकि चीजें हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, यूं समझ नहीं आता, अपन अब क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके सारी बातें समझ में आएगी। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाइएगा। पहला क्वेश्चन आपको करना है, विच बजट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बजटरी सिस्टम एंड ऑल अदर बजट्स डिपेंड्स ऑन इट। आप बताओ ऐसा कौन सा बजट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे बजट जिस पे टिके हुए होते हैं, वो कौन सा बजट है? क्या वो कैश बजट है, क्या वो प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है या मास्टर बजट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बजट होता है सेल्स बजट। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्स बजट में हम कितनी सेल करने वाले हैं ये तय होता है। वो कैसे तय करेंगे भाई? पिछले साल सपोज करो हमारी एक एरिया है, उसमें इतनी, एक शहर है, मान लो हम किताबें बेचते हैं, मान लो, तो हमारी ए शहर में कितनी बुक सेल हुई, बी शहर में कितनी हुई, सी शहर में कितनी हुई, ये इसमें हमारे पास लास्ट ईयर का डेटा होगा। प्लस इस साल जो हमें प्लस माइनस की उम्मीदें हैं वो हम अपने सेल्समैन से पूछेंगे, उनको हम अपनी उसके अंदर कैलकुलेशन में शामिल करते हुए बजट तय करेंगे। अब ये आधार कैसे है? क्योंकि सेल्स के बेसिस पे ये तय होगा कितनी बिकने वाली है, उससे ही तो तय होगा हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। जितनी सेल होने वाली है मैं उतनी ही तो प्रोडक्शन कराऊंगा, उसमें फिर स्टॉक का ध्यान रखेंगे। कैसे करेंगे अभी आ जाएगा। सेल बजट सबसे इम्पॉर्टेंट बजट होता है। सारे बजट उसी के राउंड राउंड घूमते हैं, उसी से प्रोडक्शन तय होगा, उसी से परचेज तय होगा, उसी से आपके फाइनेंस तय होंगे, उसी से आपका प्रॉफिट लॉस तय होगा। सब बजट की धुरी या कहें आधार ये वाला बजट है सेल्स बजट। पहला क्वेश्चन बेसिक बट बहुत जरूरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताओ, सेल बजट इसमें से किस तरह का बजट है? जो मैंने पहली स्क्रीन बताई वो यूं ही नहीं बताई थी। आप बताओ, सेल बजट एक फंक्शनल बजट है, फाइनेंशियल बजट है, मास्टर बजट है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सेल्स बजट बेसिकली ऑपरेशनल बजट है, और ऑपरेशनल बजट कहाँ आते हैं? फंक्शनल बजट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आपका ये जो बजट है, सेल्स बजट, परचेज बजट, मटेरियल बजट, ओवरहेड बजट, ये सब ऑपरेशनल बजट के हेडिंग के अंदर आते हैं। और ऑपरेशनल बजट जो है वो फंक्शनल में ऑपरेशनल निकलता है एक, और एक होता है फाइनेंशियल। तो बुक्स में भी अलग अलग तरीके से लिखा होता है। अधिकतर बुकों में ये लिखा है कि सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट,
बस जो सही वर्ड है वो ये है कि सेल्स बजट इज अ ऑपरेशनल बजट एंड ऑपरेशनल बजट कम्स अंडर फंक्शनल बजट। ठीक है, इसकी हिंदी होती है परिचालन, इसकी है कार्यात्मक। ठीक है, तो आप समझ गए सेल बजट इस तरह का बजट है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। कुछ लोग, एक और बात बोल देता हूँ ना समझ में आ जाए इसलिए, कुछ लोग बोलते हैं बजट में एक टाइप होता है मास्टर बजट, और मास्टर बजट के अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो होते हैं सब्सिडियरी बजट। और जो लोग इस तरह से मानते हैं वो लोग कहते हैं कि सब्सिडियरी बजट में आता है सेल्स बजट। तो हो सकता है कि जिससे पेपर सेटर पेपर बनावे उस बुक में इसका नाम सब्सिडियरी बजट लिखा हुआ हो, तो बी रेडी फॉर दैट। यही तो मुसीबत है कि पेपर सेटर कहाँ से पेपर बनाएगा वो नहीं पता होता ना, इसीलिए आपको सारे शब्द सुनने हैं बिना कंफ्यूज हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया इसका। अगला है द सेल बजट शोज द सेल्स डिटेल। जो सेल बजट होगा, पहली बात तो क्लियर समझ लो, सेल बजट में हो चुकी सेल नहीं दिखाते। हाँ, हो चुकी सेल को आधार लेते हुए हमारे जो सेल्समैन होते हैं उनसे फीडबैक लेते हुए हमने जो उस एरिया में रिसर्च या सर्वे किया है वो को शामिल करते हुए आने वाले पीरियड में हम क्या सेल करने वाले हैं, कितनी मात्रा बेचने वाले हैं, कितने रुपए का माल बेचने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, किस एरिया में बेचने वाले हैं, किस सेल्समैन के थ्रू बेचने वाले हैं, किस महीने में कितना बेचने वाले हैं, इन सब का बजट तय किया जाता है। या एक तरह से उस बजट के बेसिस पे ही हम अपने सेल्समैन को टारगेट देते हैं कि आपको ये बेच के आना है। ठीक है, सारा कंपनी का जीवन मरण इस पे टिका हुआ होता है ना। इतना आसान नहीं होता है कंपनी चलाना, धंधा करना। ठीक है, क्योंकि हर महीने जैसे ही महीना पूरा होगा आपका एम्प्लॉय आ जाएगा आपके पास, लाओ पैसे लाओ, तनख्वाह लाओ। सेठ जी, कंपनी के ओनर देंगे कहाँ से, धंधा होगा तभी तो। सेल सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल जड़ होती है हर चीज़ की। खैर, सेल्स बजट में हम सेल्स डिटेल दिखाएंगे प्रोडक्ट वाइज, क्या बेचेंगे क्या बेचेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको नमूना भी बताता हूँ। एरिया वाइज, टाइम वाइज, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। इसको जरा देखो, इसमें ये हमारी इस साल की इस साल का हमारा बजट है। हमने क्या सोचा है कि हम दिल्ली और चेन्नई इन दो मेट्रो सिटीज़ को टारगेट करेंगे। हम अपने एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट को बेचेंगे। एक्स प्रोडक्ट की हम 450 यूनिट बेचेंगे, 10 रुपये के भाव बेचेंगे। आपका टारगेट लाखों में हो सकता है, अपन को समझना है फिगर। चेन्नई में हम 500 यूनिट बेचेंगे, 10 रुपये का भाव रखेंगे। यानी हमने सोचा था कि हम कुल 21,500 रुपये की सेल करेंगे, कुल 1550 यूनिट बेचेंगे। फिर जो एक्चुअल में हुआ वो ये हुआ, और उसके बेसिस पे अपन ने बजट को रीसेट किया। जैसे मैं बताऊं, एक्स के हमने 450 सोचे थे पर 510 यूनिट बिक गए ना, इसका मतलब वहाँ पे डिमांड अच्छी है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमने बजट सेट किया है 590 का। ठीक है, जस्ट ये इस तरह से बजट बनते हैं। ठीक है, ओके। तो सेल बजट में आपके ये सारे आंकड़े दिखाई देते हैं, बात समझ में आती है। अगला क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्लेक्सिबल बजट एंड अ फिक्स्ड बजट इज दैट। मैं आपको सिंपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो मेरा एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट पे मैं 10,000 यूनिट्स बना सकता हूँ मैक्सिमम। अगर मेरा प्लांट ढंग से, जैसे 8 घंटे की कैपेसिटी है, 8 घंटे चलेगा, तो मैं महीने के 10,000 यूनिट्स बना सकता हूँ, बेच सकता हूँ। ठीक है, अब पिछले महीने 6,000 यूनिट सेल हुए थे। पिछला महीना कौन सा गया, सितंबर का सेल गया, सितंबर का गया। और अब मैं अक्टूबर के लिए बजट सेट कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे दिमाग में आ सकता है कि यार पिछले महीने 6,000 यूनिट बिके तो इस महीने भी 6,000 यूनिट बिकेंगे। तो मैंने 60% कैपेसिटी पे 6,000 यूनिट रखते हुए, 6,000 यूनिट, ये मैं समझा दूंगा अभी ऑप्शंस, 6,000 यूनिट रखते हुए सोचा भाई मेरी कितनी कितनी लागत आएगी। ठीक है, लेकिन आप भी तो जानते हो ना कि एक्चुअल में हो सकता है आपके 6500 यूनिट बिक जाएं, हो सकता है 5,000 यूनिट बिक जाएं, हो सकता है 7,000 यूनिट बिक जाएं। तो अगर आपने एक ही बजट बनाया, यानी एक ही एक्टिविटी लेवल को दिमाग में रख के बजट बनाया, तो उसे कहेंगे फिक्स्ड बजट या स्टैटिक बजट, और वो कई बार आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, उससे आप कंपैरिजन वगैरह करने में बड़ी दिक्कत आएगी। एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए आपको अपनी कॉस्ट को
वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड में पहले ही बाइफरकेट कर लेना होगा, पहले ही उसे क्लासिफाई कर लेना होगा, तब जाके आप फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हो। अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ये कहता है फिक्स्ड बजट जो होता है वो फिक्स्ड खर्चों को ध्यान रखता है, और जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो वेरिएबल खर्चों को ध्यान रखता है। ये गलत अंतर दिया है। सेकंड, इसका ये कहना है कि फिक्स बजट को हम चेंज नहीं कर सकते और फ्लेक्सिबल बजट को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। सुनने में सही लगता है पर ये भी नहीं है, थोड़ा और सुन लेते हैं। फिक्स बजट एक ऐसा बजट है जिसमें हम सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, और फ्लेक्सिबल बजट में हम डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स को सोचते हैं। ये बिल्कुल सही है। फिक्स बजट में हमारे दिमाग में 60% कैपेसिटी है तो बस हम उसी के बारे में सोचते हैं। फ्लेक्सिबल में 60%, 65%, 70%, 75%, आगे के और परसेंटेज 100% तक जाएंगे, वो हम बजट बनाते हैं। तो स्थायी बजट और लोचशील बजट के बीच में मूल अंतर यह है कि स्थायी बजट जो होता है वो गतिविधि के एक ही स्तर के लिए बनाया जाता है, एक ही एक्टिविटी परसेंटेज के लिए बनाया जाता है, जबकि लोचशील बजट विभिन्न गतिविधि स्तरों के लिए होता है। इन दोनों में क्या अंतर है उसके लिए अगली स्लाइड आपको मिल जाएगी, इसमें दोनों के अंतर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका फ्लेक्सिबल बजट का नमूना है। इसमें 60% पे कॉस्ट क्या आएगी, 70 पर 80 पर क्या आएगी, 100 पे क्या आएगी, उससे आपको कंपैरिजन करने में, वेरिएंस कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी रहेगी। यही बजट आजकल रियल लाइफ में बनाया जाता है। ठीक है, पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेगी। ठीक है ना, तो वो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे जाके, उसके अंदर फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुली स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू। कहता है अगर आप एक लोचशील बजट बनाना चाहते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक अध्ययन और खर्चों का वर्गीकरण करना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पास्ट एक्सपेंसेस और करंट एक्सपेंसेस देखने होंगे? नहीं। आपको फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल खर्चे देखने होंगे? बिल्कुल हाँ। आपको एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखने होंगे? नहीं। यानी देखिए, जब आप ओवरहेड चैप्टर पढ़ते हैं या एक्सपेंसेस वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो ओवरहेड को हम इस आधार पर भी बांट सकते हैं। जब हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए आपको इस तरह का फंक्शनल क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए, कार्य के अनुसार वर्गीकरण नहीं चाहिए, आपको प्रकृति या कहें नेचर के अनुसार वर्गीकरण चाहिए। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कितना खर्चा वेरिएबल आएगा, कितना खर्चा फिक्स आएगा, कितना खर्चा सेमी वेरिएबल आएगा। जैसे एक नमूना देखो, गौर करना, 70% एक्टिविटी पे हमारा वेरिएबल खर्चा आ रहा है 2800। 80% कैपेसिटी बढ़ी तो वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा। यानी कैसे सोचेंगे, 2800 का खर्चा आता है 70% पे तो 80% पे कितना, ऐसा आप करोगे तो 3200 आ जाएगा। ऐसे ही 90% पे कितना आएगा, 3600। तो ये खर्चा वेरिएबल मतलब जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, आनुपातिक रूप से परिवर्तित होता है। सेमी वेरिएबल खर्चा मतलब आधा पागल खर्चा, आधे पागल का कोई भरोसा नहीं है। इस लेवल पे 3200 है, इस लेवल पे 3680 है, इस लेवल पे भी 3680 रहा। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ पर डिसप्रोपोर्शनेट हुआ, यहाँ से यहाँ तो ये चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो फिर थोड़ा सा ही चेंज हुआ। जब एक फिक्स खर्चे फिक्स है हमेशा, ठीक है, ओके, तो हमें खर्चों का क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा। हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्शन में क्या क्या खर्चे आते हैं और उसमें से तीनों टाइप के खर्चे कितने कितने हैं, तो ही और केवल तो ही आप फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट मतलब क्या, अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो क्या कॉस्ट बैठेगी उसका अंदाज़ा लगाना। ठीक है, चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल बजट। आप ही पहचानो इसमें से कौन सा फाइनेंशियल बजट है। आप जिस दिन क्वेश्चंस खुद इन्वॉल्व हो गए ना, जैसे चैप्टर थोड़ा सा सुना हुआ है और फिर मैं करता हूँ, तो आप स्क्रीन पॉज करो, खुद लगाओ, तो 1 घंटे के वीडियो में आपके 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और थोड़ा डिस्कशन ढंग से सुनेंगे तो 60 क्वेश्चन कम से कम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल बजट। कैश बजट फाइनेंशियल बजट है, वर्किंग कैपिटल बजट फाइनेंशियल बजट है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट फाइनेंशियल बजट है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे आपके फाइनेंशियल बजट है। थोड़ी देर में मैं वापस आपको स्क्रीन दिखाऊंगा। देखो आई थी नहीं वाला कि टाइम के बेसिस पे कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट। फंक्शन के बेसिस पे कौन से हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, मास्टर बजट। तो फाइनेंशियल बजट कौन से हैं, तो फाइनेंशियल बजट में कहता है इसमें आएगा कैश बजट आएगा। अभी क्वेश्चन इसका भी आएगा कि इसमें हम फ्यूचर में कहाँ कहाँ से कैश आएगा, कहाँ कहाँ को कैश जाएगा के बारे में बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल बजट कि हमें किस महीने कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बजट, यानी ये आपका एक तरह से हो गया प्रोजेक्टेड P&L कि आपका आने वाले वर्षों में, आने वाले महीनों में, समय में क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बजट, इसका मतलब हम कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना अर्निंग रिटेन करेंगे। और बजटेड बैलेंस शीट या बजटेड पोजीशन स्टेटमेंट बजट या फॉरकास्टेड या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ये सारे, ये जो 6 नाम आए, ये आपके फाइनेंशियल बजट के अंदर कैटेगरी में आते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल बजट। अब कौन सा बजट फाइनेंशियल नहीं है। कैश बजट तो है, कैपिटल बजट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट तो है, बजटेड बैलेंस शीट बजट तो है, पर सेल बजट, सेल बजट जो है ये आपका फाइनेंशियल बजट नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ ऑपरेशनल बजट, इट्स अ ऑपरेशनल बजट। तो बिक्री बजट, ठीक है। वापस ये बार बार स्क्रीन आ रहा है, ये पहला वाला स्क्रीन है ना, ठीक है। तो आपका देख लो ना, सेल बजट किस में आता है, सेल बजट इस वाली कैटेगरी में आता है, ऑपरेटिंग बजट। इस वाले में तो हमने देख लिया ना, कैश, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्टेड इनकम, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। ओके, मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए, एग्जाम आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेशनल बजट। वापस पहचानो, पहचान कौन, ऑपरेशनल कौन सा नहीं है। सेल बजट ये ऑपरेशनल है। ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन मतलब परिचालन, परिचालन क्या, व्यापार का संचालन। तो व्यापार के संचालन में कौन सा, सेल तो करोगे, धंधा मतलब सेल। सेल बजट तो ऑपरेशनल है। परचेज भी करना पड़ेगा, ऑपरेशनल। प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, ऑपरेशनल। लेकिन बजटेड बैलेंस शीट ये आपका फाइनेंशियल है, ठीक है। तो कभी इसको छुपा देता है, कभी उसको छुपा देता है। बच्चों वाले क्वेश्चन है, पहले 15 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएंगे, फिर 15 क्वेश्चन थोड़े आपके मजे लेंगे, ठीक है भाई। चलो देखते हैं कि काबू आ जाएगा क्या आपसे चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। इसको आप उत्तरदायित्व लेखांकन कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कह सकते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन को पढ़े बगैर बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से की जा सकती है, जैसे इसको कह दिया, इसको दे दी कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको क्या करना पड़ेगा कि भैया देख ले, तुझे 50,000 यूनिट बनानी है और अपनी यूनिट कॉस्ट 8 रुपये के अंदर अंदर होनी चाहिए। अपनी पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, वरना तू जिम्मेदार होगा, तेरे से पूछेंगे कॉस्ट ज़्यादा क्यों लगी। तो ये क्या है, इसको जिम्मेदारी दे दी किसकी, कॉस्ट सेंटर। क्योंकि काम ऐसा दिया ना कि तेरी कॉस्ट 8 रुपये को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये मैडम को कह दिया, मैडम आपको 50,000 यूनिट बेचने हैं और 12 रुपये के हिसाब से बेचने हैं, और आपको इतने रुपए की मंथली सेल करके लानी है। तो इसको क्या जिम्मा दिया, रेवेन्यू का जिम्मा दिया कि आपका टारगेट है, आपको इतने यूनिट बेचने हैं, नहीं बेचेंगे तो देख लो आपकी नौकरी खा जाऊंगा। ऐसा डायलॉग मारते हैं, ठीक है। नहीं तो अंडरस्टूड है, 1-2 महीना देखेंगे, नहीं तो फायर कर देंगे। फायर करने वाला गोली नहीं मारना होता, फायर करना मतलब नौकरी से रफा दफा। प्रॉफिट सेंटर, इसमें तो क्या है, इसको ये कह दिया भैया देख ले, हमें तो तू हर महीने 2 लाख रुपए कमा के दे, हम तेरे को तनख्वाह दे रहे हैं 60,000 रुपी, तेरे को तेरी ब्रांच हमें 2 लाख रुपए, जैसे किसी को ब्रांच मैनेजर बना दिया, तेरे को कम से कम 2 लाख रुपए महीना कमा के आना है। तू बेच, तू खरीद, तेरे को जो करना कर, 2 लाख रुपए कमा के लाएगा। तो क्या दे दिया, प्रॉफिट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये इन सब का बाप है। इसमें होता है ROI कि भैया देखो आपको 15% ROI जनरेट करनी है, मतलब आपके ब्रांच पे हमने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर इतना रिटर्न, फॉर एग्जांपल 15% टारगेट कर लेते हैं, 15% आना चाहिए। यानी इसका मतलब है अगर हमने 1 CR 1 करोड़
का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 15 लाख रुपए आपको कमाई लाके देनी है। तो ये आरओआई। तो कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, सबका बाप इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये चारों उत्तरदायित्व केंद्र में होते हैं। ये है, ये है, ये है, लेकिन लोन सेंटर इस तरह का सेंटर नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई बात? आसान क्वेश्चन था, डी आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर। जो आए ना टाइप ऑफ बजट्स में, पहला पहला था टाइम के बेसिस पे। लॉन्ग टर्म बजट कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम जानते हैं ना। अब देखो, ये अकाउंट्स ही है जहां अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डेली के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब भारी भरकम खर्चे, जैसे किसी असेट्स को खरीदने के खर्चे, असेट्स को अक्वायर करने के खर्चे, ठीक है, बिजनेस शुरू करने के खर्चे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म बजटिंग होती है। इसमें अपन, जैसे अपन ये सोचें कि यार 2 साल के बाद अपन फलां बिजनेस खरीदेंगे, या 2 साल के बाद अपन ये प्लांट खरीदेंगे, उसका बजट बनाना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी लॉन्ग टर्म होता है। ऑब्वियस सी बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीज़ समय लगती है, कई बार रिसर्च फेल कर जाता है, प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो पाता। लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, ये थोड़ा यस नो काइंड था, लेकिन मुझे ये आंसर और ये आंसर तो श्योर ही है। चूंकि मुझे इन दोनों को लपेटना है तो मुझे इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको या इन दोनों, ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। दीर्घकालिक बजट, आप पूंजीगत व्ययों के लिए, अनुसंधान एवं विकास के लिए, और समझो इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, ये भी हम लॉन्ग टर्म बजटिंग में सोच लेते हैं। सारी डिटेल वाली बातें साइड में लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकेंगे पीडीएफ के अंदर। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बजट बनाया जाता है, वही था ना, शॉर्ट टर्म बजट भी होता है। शॉर्ट टर्म बजट बनाया जाता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, सही बात है। हमारे हाथ में हमेशा तरलता रहनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? ऑपरेटिंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, जिसकी वजह से हम कच्चा माल खरीदते हैं और ग्राहक को सेल कर पाते हैं, उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। वो उसका मैनेजमेंट करना मतलब साल भर की रिक्वायरमेंट को देखना। इसके अलावा डे टू डे एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए जो आप बजट बनाओगे, ये सब शॉर्ट टर्म मैटर्स हैं। इन चीज़ों के लिए जो आप बजट बनाओगे, दे विल बी कम अंडर द शॉर्ट टर्म बजट। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा बजट बनाओगे? वो वर्किंग कैपिटल बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म बजट में वो जब आप एक साल के अंदर जो करने का सोच रहे हो वो, ठीक है। आप मान के चलिए, एक चीज़ मैं वैसे ही बताता हूँ, मेरी थोड़ी आदत है, मैं बाज नहीं आता। आप भी ठहर के सोचिए कि अगले 6 महीने में क्या चाहते हो, अगले 12 महीने में क्या चाहते हो, अगले 5 साल में अपनी लाइफ के साथ क्या चाहते हो। थोड़ी देर ठहर के सोचो, आंखें बंद करोगे डर सा लगेगा, लेकिन सोचो अपनी लाइफ के साथ क्या चाहते हो। हिम्मत करके थोड़ी देर, आधा 1 घंटा सोचो, फिर किसी दिन छोड़ दो मोबाइल, बिल्कुल स्विच ऑफ करके डाल दो उसको। फिर सोचो लाइफ में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। सबसे पहले सोचो चाहते क्या हो, फिर उसके बाद होता है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये दोनों में ही सोचना पड़ता है। मन से सोचिए, आपके दिल से आवाज़ निकलेगी, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ। बाकी सब प्रोसीजरल है कि उस रास्ते तक कैसे पहुँचेंगे। वो एक रास्ता जो बना हुआ है, पहले वाई ढूंढो, हाउ बाद में आता है। हाउ माना कैसे, वो बाद में। वाई क्यों चाहिए, क्या चाहिए, वाई एंड व्हाट। ठीक है, चलो ये अपना उपरोक्त सभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन बजट इज डिपेंडेंट ऑन। प्रोडक्शन कितना करना है ये किससे तय होगा? सेल बजट से। जैसे मैंने बताया ना, अगर सपोज करो अगले महीने में मेरे को 5,000 किताबें सेल करनी है, इसके अलावा मुझे 400 यूनिट का स्टॉक रखना है, यानी 5,000 यूनिट तो मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि बेचनी है, इसलिए 400 यूनिट मेरी दुकान पे मैं स्टॉक रखना चाहता हूँ, वो चाहिए। और मेरे पास आज के दिन 1,000 यूनिट पड़े हैं, तो इस प्लस माइनस से, ये मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिया, इस प्लस माइनस से तय हो जाता है कि आपको इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना होगा। तो कभी भी फैक्ट्री वाले आपसे पूछेंगे ना कितनी बनावें, बताओ साहब रोज कितनी बनवाऊं, ठीक है,
तो आपको सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि आपकी एस्टिमेटेड सेल कितनी है, आपकी बजटेड सेल कितनी है, जो आपका बजटिंग पीरियड है। हो सकता है आप अगले हफ्ते का सोच रहे हो, अगले महीने का, अगले क्वार्टर का, जिसका भी सोच रहे हो। तो प्रोडक्शन बजट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सेल्स बजट, और ये इसका प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करने का परफॉर्मा होता है। जो सेल होने वाली है वो लिखो, जो स्टॉक, इसको डिजायर्ड स्टॉक बोलते हैं, जो स्टॉक आप मेंटेन करना चाहते हो डिजायर्ड स्टॉक, उसमें से जो स्टॉक अवेलेबल होता है उसको लेस करते हैं। इस प्लस माइनस की कैलकुलेशन से तय हो जाता है कि आपको कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी होंगी। तो प्रोडक्शन बजट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सेल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट। जब आप एक उत्पादन बजट बनाते हैं, उत्पादन बजट का पर्पस क्या, कितनी इकाइयां बनाएं, तो आपको किसकी आवश्यकता नहीं होगी? अवेलेबल ओपनिंग स्टॉक की आवश्यकता होगी, सेल क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, क्लोजिंग स्टॉक की आवश्यकता होगी, परचेज क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। प्रोडक्शन बजट ये बताता है कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे। ये कहाँ से निकलेगा कि हमें कितना माल बेचना है, कितना स्टॉक मेंटेन करना है, लेस कितना स्टॉक पड़ा है। इस कैलकुलेशन में कहीं भी परचेज की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बोल देता हूँ, सेल्स से ये तय होता है कि प्रोडक्शन कितना करना है, और प्रोडक्शन से यह तय होता है कि परचेज कितना करना है। अगेन परचेज करते समय भी क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक को ध्यान में रखा जाता है। सपोज करो मुझे 9,000 यूनिट बनाने हैं, और 9,000 यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो के हिसाब से 18,000 किलोग्राम मटेरियल चाहिए। 18,000 किलोग्राम मटेरियल चाहिए, प्लस 4,000 किलोग्राम का क्लोजिंग स्टॉक मैं रखना चाहता हूँ, और 2,000 किलोग्राम मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसका मतलब है कि 20,000 किलोग्राम मुझे परचेज करना होगा। तो सेल से तय होगा कितना प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन से ये तय होगा कि आपको कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है। ध्यान देना, इसमें डी इसका आंसर होगा। ठीक है। अरे भाई ये कैसा हो गया? चलो भाई यार, ये तो गजब हो गया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सिडीरीज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ठीक है। प्रोडक्शन तय होने से प्रोडक्शन कॉस्ट तय हो जाएगी। सपोज करो आपने ये तय कर दिया कि मैं 9,000 यूनिट बनाऊंगा, और आपकी एक इकाई 20 रुपए की बनती है। इसका मतलब आपकी 1,80,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल की आवश्यकता होगी, डायरेक्ट लेबर की आवश्यकता होगी, और जो भी एक्सपेंसेस या कहीं ओवरहेड है इसकी आवश्यकता होगी। तो कहता है कि उत्पादन लागत बजट का सहायक कौन है? कच्चे माल का बजट, श्रम लागत का बजट, विनिर्माण उपरिव्यय बजट, उपरोक्त सभी। इसका आंसर भी उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है। कि आपको चीज़ बनाने के लिए कितना कच्चा माल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना स्किल्ड लेबर होगा, कितना अनस्किल्ड लेबर होगा, मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्चा आएगा, वो सब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैश बजट इज बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट, एक्सपेंस बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ऑल ऑफ द अबव। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैश बजट क्या करता है। कैश बजट में हम ये सोचते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ अभी अक्टूबर में खड़ा हूँ, ठीक है, नवंबर महीने में मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ को पैसा जाएगा। इसमें सभी आ गए। जैसे मेरे पास सेल से पैसा आएगा, कैश सेल करूँगा तो पैसा आएगा, डेटर से कलेक्शन करूँगा तो पैसा आएगा, लोन लूँगा तो पैसा आएगा, और मेरा मटेरियल का पेमेंट करने में पैसा जाएगा, एक्सपेंसेस के पेमेंट में पैसा जाएगा, अगले महीने मुझे प्लांट रिक्वायर्ड है तो उसमें पैसा जाएगा, एडवांस टैक्स की किस्त जानी है तो उसमें पैसा जाएगा। यानी मैं इसमें सभी तरह की आवक और जावक जो हो सकती है, सभी तरह की इनकमिंग आउटगोइंग जो हो सकती है, उसको दिमाग में रखा जाता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग कैश बजट। तो उसमें इन सारी ही बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें पैसा आएगा, इसमें पैसा जाएगा, इसमें पैसा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो, जैसे इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। मान लो आने वाला महीना अप्रैल है, अप्रैल में मुझे पता है इतने पैसे से मैं शुरू करूँगा, इतना पैसा कैश सेल से आएगा, इतना पैसा कलेक्शन से आएगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, उसमें से मैं क्रेडिटर को इतने दूंगा, सैलरी को इतने दूंगा, रेंट को इतने दूंगा,
इसके अलावा सेल पे कमीशन दूंगा इतना परसेंट, छोटा मोटा खर्चा करूंगा इतना पैसा, यानी इतना पैसा जाएगा। जो होशियार बच्चा होगा वो उसकी नज़र पड़ेगी, सर ये क्या हुआ, 46,500 इस महीने में आने वाला है, आने वाला है, ये हमारा अंदाज़ा है, और इतना पैसा जाने वाला है, तो हमारे पास कितना रुपया प्लस में है, 5300 रुपया प्लस में है। सपोज़ करो हमारी एक पॉलिसी है कि हम हमारे गले में कम से कम 10,000 रुपये रखते हैं, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इतना पैसा हमें कहीं से अरेंज करना होगा, ओवरड्राफ्ट लेना होगा या सीसी लेना होगा, इतना पैसा हमें कहीं ना कहीं से लेना होगा, ताकि हम इतना पैसा लेके अगले महीने से शुरुआत 10,000 से कर सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बजट डैश डैश बजट इज अ फॉरकास्ट ऑफ फ्यूचर कैश रिसिप्ट एंड कैश डिसबर्समेंट ओवर वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा बजट फ्यूचर में आने वाली कैश रिसिप्ट्स और कैश डिसबर्समेंट यानी कैश के भुगतान को बताएगा, तो ये आपका बताएगा कैश बजट। ठीक है, कैश बजट एक नमूना और देख लीजिए। जैसे आगे आने वाले महीने में सबसे पहले कैश बजट बनता कैसे है, कितना आपके पास ओपनिंग बैलेंस है वो, सेल से कितना आएगा, कलेक्शन से कितना आएगा, अगर हमने शेयर इशू कर रखे हैं तो अगर मान लो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है तो वो कितना आएगा, अगर हम असेट्स बेचेंगे तो पैसा का कितना आएगा, और कोई पैसा आना है तो कितना आएगा। तो ये हो गई आवक साइड। परचेज में कितना जाएगा, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करोगे, वेजेस सैलरी क्या, कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना भारी भरकम खर्चा करेंगे, कितना लोन चुकाएंगे, कितना टैक्स, कितना डिविडेंड, इसमें पैसा जाएगा। तो ये है रिसिप्ट और ये है डिसबर्समेंट्स। तो इसके सबके बारे में कौन बता रहा है, कैश बजट। ठीक है, तो कैश बजट आपका इस चीज का आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द मास्टर बजट। इनमें से कौन सा मास्टर बजट का पार्ट है। पहले आपको पता होना चाहिए मास्टर बजट क्या। आपके जितने भी ये चुन्नू मुन्नू बजट बनते हैं ना, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, ओवरहेड बजट, इसके बाद इनका पापा बनता है। पापा मतलब समरी कि मास्टर बजट। किसी को जैसे एक चीज़ देखनी हो ना, आप तो बताओ यार इस साल क्या होने वाला है, तो वो मास्टर बजट है। जैसे होता है ना, जैसे आप कभी किसी होटल में जाएंगे तो एक होती है की, 108 नंबर की 115 नंबर की, एक होती है मास्टर की जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो उसी तरह मास्टर बजट मतलब बजटों का बजट, समरी बजट, कैप्सूल बजट, सब कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कहता है इनमें से कौन मास्टर बजट का पार्ट है। सेल बजट हाँ, प्रोडक्शन बजट हाँ, कैश बजट भी हाँ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे मास्टर बजट के अंतर्गत आया करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो मास्टर बजट कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि हम प्रोडक्ट एक्स बेचेंगे, प्रोडक्ट वाई इतना, हम 9.5 लाख की सेल करेंगे। ये वैसे कहाँ से आया होगा, सेल बजट से। सेल बजट में तो बहुत डिटेल से लिखा होगा कि हम एक्स प्रोडक्ट को दिल्ली में कितना बेचेंगे, चेन्नई में कितना बेचेंगे, क्वांटिटी कितनी रखेंगे, क्या भाव रखेंगे, सेल्समैन कौन होगा, वो सब वहाँ होगा। यहाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको भसड़ बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा भसड़ नहीं चाहिए। यहाँ तो बताओ कितनी सेल होगी। अच्छा, उसके बाद आपके खर्चे कितने होंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन में 15,000 खर्चे क्यों होंगे, कि रेंट पे कितना होगा, टेलीफोन का खर्चा कितना होगा, वो सब आपका ऑफिस ओवरहेड बजट में आ जाएगा। अच्छा, आपका कट पिटा के 935 का सेल आएगा खर्चा काट के, उसमें से 6,65,000 रुपये मटीरियल पे खर्चा होगा, 60,000 रुपये लेबर पे खर्चा होगा, 25 वर्कर कौन से होंगे, सब वो आपको लेबर बजट में दिख जाएगा। 725 का सेल होगा। इसके अलावा आपका इतना इतना खर्चा और आएगा, तो आपकी कुल कॉस्ट आएगी 769। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट आएगी इतनी, तो टोटल कॉस्ट होगी 8,07,300। 935 की सेल है तो 1,27,700 रुपये हम कमाएंगे। तो मास्टर बजट में एक तरह के सारे बजटों का निचोड़ आ गया। आप बात समझ गए हो, इसका आंसर डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आना चाहिए था शुरू में, पर शुरू में ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है तो बंदे का मन थोड़ा उखड़ जाता है। आप बताओ बजट रेफर्स टू, ये चारों लाइनें पढ़ना, आप बताना कि बजट के लिए सबसे सही शब्द कौन सा है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले मैं। बजट रेफर्स टू प्लान्ड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, बजट रेफर्स टू यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, बजट रेफर्स टू सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बजटेड रेफर्स टू स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। लगभग शुरू के तीनों भी सही हैं।
लेकिन डी बिल्कुल इसका क्लियर कट प्रिसाइज इसका जो है वो आंसर है कि बजट क्या है। बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको न्यूमेरिकल टर्म्स यानी संख्या में व्यक्त किया जाता है। सेल हम कितनी करेंगे उसको हम संख्या में बताते हैं। पैसा कहाँ से आएगा संख्या में बताते हैं। तो फ्यूचर बजट क्या है, संख्यात्मक संदर्भ में व्यक्त अपेक्षित परिणामों का विवरण। किसी को थ्योरी याद करने की इच्छा हो तो ये है सटीक इसका थ्योरी। ठीक है, इसका डेफिनेशन डी। आज तो डी मोस्ट फेवरेट है, हर जगह डी निकल के आ रहा है। द बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट्स एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। हमारा कोई खास दोस्त होता है, उसको बस किसी दिन बहुत खुश होते हैं तो बोलते हैं भाई इनसे मिलिए, ये है मेरे फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ये मेरे दोस्त हैं, यही मेरा हमनवा है, यही मुझे रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो बजटरी कंट्रोल ऐसा रोल किसके लिए प्ले करता है? मैनेजमेंट के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए? तो बजटरी कंट्रोल ये रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के लिए। अभी थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए बजटरी कंट्रोल को एज अ टूल यूज़ किया जाता है। तो बजटरी कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। पहले से ही टारगेट हो जाते हैं सेट, पहले से ही टारगेट सेट हो जाते हैं और फिर चीज़ों को काबू में करने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्रबंधन की बड़ी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहता है द प्रोसेस ऑफ बजटिंग हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ। ये जो आपका बजटिंग प्रोसेस है जिसके तहत आप बजटों का निर्माण करते हो, इससे आपको क्या कंट्रोल करने में मदद मिलती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, हाँ। लिक्विडिटी पोजीशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, हाँ। ऑल ऑफ द अबव, हाँ जी हाँ। आपको बजटिंग में चूंकि अपन ने हर तरह के बजट बनाए ना, तो हर तरह के बजट बनाने से आपको मदद मिलेगी। आप खुद का भी बजट बना सकते हो। मैं इतने घंटे, जिसको अपन टाइम टेबल बोलते हैं, वो भी बजटिंग ही तो है कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अब वो बहुत न्यूमेरिकल होना चाहिए। मैं किस घंटे क्या करूंगा, किस बुक से पढ़ूंगा, कितने नंबर कवर होंगे, ये सब डिटेल्ड मैनर बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई कंट्रोल में आ जाएगी। सोचो आप टाइम टेबल मत बनाओ, बस पढ़े जाओ तो आपको पता ही चलेगा कि कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑन पेपर टाइम टेबल बनाओगे जो कि बजटिंग ही है, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा कोर्स कब पूरा होगा, रिवीजन में कब से शुरू करूंगा, इतना आप क्लियर कट हो जाओगे। ठीक है। और अगर वास्तव में जैसे आप पढ़ते हो और वो नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब डिविएशन आ रहा है। ये बात अभी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बजटरी कंट्रोल से ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये जो आप बजट बना के बजटिंग करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन करना, विभिन्न डिपार्टमेंट्स को में कोऑर्डिनेशन बिठाना, एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। अगेन ऑल ऑफ द अबव। देखो, बजटरी कंट्रोल के द्वारा आप क्या चाहते हो? आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हो, और टारगेट्स को अचीव तभी होगा जब सारी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन मिटेगा। ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल के थ्रू हम पहले ही बता देते हैं, हमें इस साल जैसे टारगेट दिया 50 लाख की सेल करनी है, तो हमने सबसे पहले लक्ष्य बताया। अब वो 50 लाख की सेल कैसे होगी? 25 लाख की सेल दिल्ली आप करोगे, 25 लाख की सेल चेन्नई मैनेजर आप करोगे। उसके बाद इतनी यूनिट्स आप बेचोगे, इतनी यूनिट्स आप बेचोगे, इतना प्रोडक्शन आपको करना होगा, इतना आपको करना होगा। तो सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा, और ये हमने पहले प्लान किया और फिर इसी के थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो बजटिंग आपका भी पढ़ेंगे ना, प्रबंध में पढ़ेंगे, तो बजटिंग आप पाएंगे नियोजन में भी लिखा जाता है, नियोजन के तत्वों में भी होता है और नियंत्रण के तत्वों में भी होता है। और वैसे भी प्लानिंग और कंट्रोल बुरी तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी बजट में भी रिगार्डेड एज, आ गया आसान क्वेश्चन, थोड़ा जी हल्का हुआ। समरी बजट, जिसमें समरी हो, जिसमें सारांश हो, उसे अपन मास्टर बजट कहते हैं। ठीक है। मास्टर बजट के लाभ वो आप पढ़ लेना, उसी को समरी या सारांश बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द बजट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ये भी शुरू में क्वेश्चन होना चाहिए। बजट फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे होते हैं। फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट,
पीरियड के आधार पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट बजट, फंक्शनल के आधार पे ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, मास्टर बजट। ये सारे के सारे बजट्स को बताने के तरीके हैं या याद करने के तरीके हैं। ये स्क्रीन आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इस बार फाइनेंशियल बजट के भी निकाले हुए हैं ठीक, ओके। अगला थोड़ा भारी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बजटिंग इज इनकरेक्ट। इनमें से क्या गलत है? इसका मतलब बाकी तीन सही है। बजटिंग को कहा जा सकता है बजट बनाने का एक आर्ट, तो ये सही लग रहा है। बजटिंग मतलब बजट बनाना, तो ये उसकी एक कला है। फ्लेक्सिबल बजट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, सुनने में सही लग रहा है। थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखते हैं एक बार। बजटिंग में बी सेड टू बी एन एक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये गलत है, ये 100% गलत है। देखो, बजटिंग अलग चीज़ होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग चीज़ होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये होता है कि किसी वस्तु की क्या लागत आएगी वो हम पहले से तय कर देते हैं, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्कोप छोटा होता है। मतलब बजटिंग में भी हम फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं या फ्यूचर का के फिगर्स को कोट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी वैसा है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्पेसिफिक खाली कॉस्ट के बारे में सोचती है। बजटिंग में तो हम सेल्स के बारे में, फिनेंस के बारे में, मास्टर बजट के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं। तो ये कहना कि बजटिंग एक तरह का ये है कि वो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड, बजटिंग को लागत मानकों को निर्धारित करने का एक कार्य कहा जा सकता है, तो ये बहुत ही संकुचित परिभाषा दी। इनफैक्ट ये परिभाषा है भी नहीं, तो ये गलत है। बस हो गया है सी आंसर। फिर भी है, एक बजट सेंटर इज दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच द बजट इज प्रिपेयर्ड। हाँ, जब हमने किसी को सेल्स के लिए बजट बनाया तो वो आपका रेवेन्यू सेंटर हो गया। तो बजट सेंटर मतलब जिसके लिए आप बजट बना रहे हो वो हो गया आपका बजट सेंटर, ठीक है। तो ये जो इसमें सी था वो गलत था, तो सी इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मास्टर बजट। तो ठीक है, सही पहचानना है। मास्टर बजट इनकॉर्पोरेट्स ऑल फंक्शनल बजट, ये बिल्कुल सही है। मास्टर बजट में सारे बजट समाहित होते हैं। मास्टर बजट बजट कमेटी द्वारा बनाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, सारे बजट ही बजट कमेटी बनाती है, तो मास्टर बजट भी वही बनाएगी। और प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर बजट स्टार्ट्स विद द सेल बजट, बिल्कुल। सेल बजट भी एक शुरू शुरू में आया था, सेल बजट धुरी है, सेल से ही तय होता है कि सेल यानी टॉप लाइन, ठीक है। तो बॉटम लाइन में क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, वो सब सेल से ही तय होता है, उसी से प्रोडक्शन परचेज सब कुछ तय होता है। तो ये बात सारे के सारे कथन सही है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव का आंसर होगा। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द सेल बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको सेल बजट के बारे में पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सेल बजट फंक्शनल बजट होता है, सही है। यूजुअली द सेल बजट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू, ये भी सही है। सेल बजट में कितनी क्वांटिटी बेचेंगे, क्या भाव रखेंगे, कितनी सेल होगी, ये सब तय होता है। क्वांटिटी और रुपये दोनों होते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मास्टर बजट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सेल बजट, ये बात भी सही है कि मास्टर बजट की स्टार्टिंग सेल बजट से ही होती है। द सेल बजट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन बजट, ये गलत है, इनफैक्ट उल्टा लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि सेल्स कितनी होगी ये प्रोडक्शन से तय होगा। हकीकत ये है कि सेल से तय होता है कि प्रोडक्शन कितना होगा। क्योंकि देखो, अगर आप ये नहीं पढ़ के गए ना तो आपको लगेगा हाँ यार ये सही तो लिखा है, प्रोडक्शन होगा तभी तो सेल होगी, प्रोडक्शन होगा तभी तो सेल होगी। ये बात सही होते हुए भी बजट के संदर्भ में बात यह है कि सेल कितनी करनी है उससे तय होगा कि प्रोडक्शन कितना करना है, ठीक है। तो ये जो लिखा है कि सेल बजट जो है वो प्रोडक्शन बजट पे बेस्ड है, ये सरासर झूठ लिखा हुआ है, गलत लिखा है, डी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज, बजटरी कंट्रोल का क्या उद्देश्य है? संस्था के गोल डिफाइन करना, एम्प्लॉयज को गोल की तरफ मोटिवेट करना, गोल्स को अचीव करने का प्लान बनाना, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना। इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, तो ये है सी, टू प्लान द, मतलब बजटरी कंट्रोल आप क्यों कर रहे हो, आप बजट्स बताओ ना क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपका एक गोल है। सपोज करो मेरा एक गोल है, मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, तो 10 लाख रुपए कमाना है साल का, मान लो कमाना है, तो उसके लिए बजट बनाने पड़ रहे हैं कि मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी, कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कैसे कैश किस महीने कितना रखना पड़ेगा। यानी बजटरी कंट्रोल आपका गोल अचीव करने का एक टूल है। तो
सेल बजट या बजटरी कंट्रोल इज अ प्लान टू अचीव इट्स गोल्स। इट्स मतलब संस्था के लिए बात हो रही है, ठीक है। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रण तकनीक नहीं है? ये क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट में देखने को मिल सकता है। ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू आप कंट्रोल करते हो, बजटिंग के थ्रू आप एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हो, मैनेजरियल ऑडिट के थ्रू आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है। मैं जितनी भी कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं वो आपको बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे आप देख लीजिए। कंट्रोलिंग टेक्निक्स में ट्रेडिशनल तरीके हैं, बजट बना के कंट्रोल करना, ब्रेक इवन एनालिसिस, कितनी यूनिट्स तो कम से कम बेचनी पड़ेगी फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, वो वाला एनालिसिस करना, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये सब पुरानी या कहें परंपरागत तरीके हैं, आउटडेटेड हो गई हैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तरीके चले आ रहे हैं। मॉडर्न डेज में ROI निकालना, या अभी आया था ROI वर्ड, या ROCE भी बोलते हैं, वो निकालना, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजरियल मैनेजमेंट ऑडिट, PERT CPM, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्ट में MIS, ये सारे क्या हैं? कंट्रोल करने के तरीके हैं। कंट्रोल करना का मतलब क्या? जो चीज़ सोची हुई है वो चीज़ का हो जाना, चाहना कि वो चीज़ हो जाए, उसके लिए उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट, मास्टर बजट क्या है? फंक्शनल बजट, ऑपरेटिंग बजट, समरी बजट, फाइनेंशियल बजट, बोर मत कर, समरी बजट। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑप्शन बिलो इज और आर अ स्टेप ऑफ बजटरी कंट्रोल? या आप कह रहे हो कि बजटरी कंट्रोल बोले जा रहे हो जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले एक टारगेट सेट करोगे, हाँ, सबसे पहले हम एक टारगेट सेट करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल को बजटेड फिगर्स के साथ कंपेयर करके वेरिएंसेस निकालेंगे, हाँ, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, बजटरी कंट्रोल में ये सब होता है। सोचो मैंने क्या सोचा है, मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं 80 लाख रुपए की सेल करूँगा। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं मान लो 40,000 यूनिट सेल करूँगा। इसके लिए मैंने सोचा है कि इस साल मैं 35,000 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा क्योंकि बाकी मेरे स्टॉक में पड़ी हैं। तो ये सब आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, नीचे कम्युनिकेट कर दिए। जो टॉप मैनेजमेंट है उसने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू नीचे तक कम्युनिकेट करवा दिया। फिर वास्तव में जो परफॉर्मेंस होगी उसको लिखा जाएगा, कितनी कितनी सेल हो रही है, और फिर देखा जाएगा जो हमने सोचा था और जो हुआ है उसमें कितना अंतर है, किसकी गलती है, या टारगेट अचीव हो गया है, टारगेट्स को रिवाइज करना है, क्या करना है, ये सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी होता है। लेकिन यहाँ वहाँ पे केवल कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ हम हो सकता है अपने प्रॉफिट्स या टारगेट्स की बात कर रहे हो, कुछ भी टारगेट्स हो सकते हैं। आप अपना दिन का तय कर सकते हो, मैं रोज़ 12 घंटे पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, फिर दिन के आखिर में देखो ना, हिम्मत करो ना, 12 घंटे लिखो, क्या कितना कितना पढ़ा, एक दिन लिख के देखो कॉपी में, आज मैंने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, जोड़ लगाओ, आपको हकीकत पता लग जाएगा कितना है। थोड़ी और हिम्मत करो तो अपना जो सोशल मीडिया होता है उसमें देखो कितना टाइम कंज्यूम किया, तो आपको पता लग जाएगा कितना टाइम ख़राब कर दिया वहाँ पे, या ख़राब हो गया पता भी नहीं चला, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, यही चीज़ों को आपको जो मैंने अभी बताई आपको एक सही सीक्वेंस में जमाना है कि सबसे पहले क्या होता है। तो मैं वैसे ही बताता हूँ, सबसे पहले स्टैंडर्ड्स या टारगेट सेट किए जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर दोनों में कंपेयर किया जाता है, जो भी अंतर होता है उसको वेरिएंस बोलते हैं, और फिर उसको उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है जिसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए जाते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, उसके बाद एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। ये बिल्कुल सही सीक्वेंस लिखा है। अब बी में क्या लिखा है? सबसे पहले सुधार वाली कार्रवाई करोगे, तो यार ये कार्रवाई कैसे करोगे? अच्छा, सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर करोगे। परफॉर्मेंस मेजर कैसे करोगे? पहले टारगेट तो दिया हुआ हो ना, तो सबसे पहले 10 घंटे पढ़ाई करूँगा ये तय होता है, फिर उसके बाद की बातें बाद में आती है, फिर एक्चुअल पढ़ाई होती है, फिर कम ज़्यादा देखा जाता है, और फिर अपने आप को पीठ थपथपाना भी आना चाहिए, अपने आप को मुक्का मारना भी आना चाहिए। चलो ठीक है, पढ़ा दिया, और होप आपको समझ में आया होगा। ए इसका आंसर है। वीडियो यूज़फुल लगा होगा, एक नया टॉपिक है, थोड़ी जानकारी मिली होगी। चैनल पे बने रहिए, नए हैं पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारा एक ऐप है कॉमर्स पॉइंट नाम से, प्ले स्टोर पर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट आपको ऐप पे मिलेगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे पहले की वीडियोस हैं, देखिए आपको फ़ायदा ही होगा। कॉमर्स की दुनिया में हो तो इस चैनल पे बने रहना जब तक अच्छी सी जॉब नहीं लग जाती।